नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आपका आज तक में स्वागत है। महादंगल में आज मैं पहुंच चुका हूं सोलापुर एक तरीके से केंद्र बन चुका है तमाम राजनीतिक गतिविधियों का, क्योंकि इसी वक्त सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है और इसी जगह पर आज आपने वीडियो देखा होगा, उद्धव ठाकरे वीडियो बना रहे थे कि उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही थी और उन्होंने सीधे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्यों नहीं की जाती, क्यों सिर्फ उन्हें ही इस बारे में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सोलापुर में आकर अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी पर उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि कुर्सी के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रस्सी खींच चल रही है एक तरीके से। और उन्होंने कहा है कि एक दल दावा करता है कि मुख्यमंत्री पद उनके पास आएगा तो दूसरा दल महाविकास आघाड़ी का उसे खारिज करने में लग जाता है। उनका तंज था शिवसेना पर उनका तंज था और दूसरी तरफ कांग्रेस किस तरीके से शिवसेना ने किया हुआ दावा खारिज करने में लगी हुई है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सोलापुर में क्या कह रहे हैं। बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है, उससे ये परेशान है और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पाटकर कांसार के साथ लड़े, हमारी सुथार जाति गुरव जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलगा जाति से लड़े। कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए। ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो प्रधानमंत्री एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर दलित और ओबीसी बिछड़ गए तो कांग्रेस का खेल यहां पर सक्सेस हो सकता है, उन्हें यहां पर यश मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एक है तो सेफ है का नारा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है में बदल दिया और सोलापुर में आकर पहला नारा प्रधानमंत्री यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक है तो सेफ है। और इसी पर आज हमारा ये खास शो सोलापुर से ही होगा, दंगलकार, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक तरफ जाति जनगणना तो दूसरी तरफ एक है तो सेफ है या धर्म, जाति या धर्म, इस लड़ाई में आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में किसे बढ़त मिलेगी, किसे यश मिलेगा, इस पर ही हमारा आज का दंगल का कार्यक्रम होगा। लेकिन पहले सुनते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति ने यह करवट क्यों ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जातिगत समीकरण महाराष्ट्र में बने, जिसमें डीएमके फैक्टर कांग्रेस के लिए बहुत ही फलदायी साबित हुआ। डीएमके यानी दलित, मुस्लिम और कुणबी यानी ओबीसी, ये तीनों कांग्रेस के साथ जाने की वजह से कांग्रेस को यहां पर या महाविकास आघाड़ी को सफलता यहां पर मिली। दूसरी तरफ अब कांग्रेस, बीजेपी उसे
बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर उसको काउंटर करने की कोशिश में यहां पर लगी है। तो किस तरीके से जो जाति का समीकरण है उसे धर्म के नाम पर काउंटर करने की क्या कोशिश हो रही है, इस पर देखते हैं। सबसे पहले ये खबर देखते हैं और उसके बाद आगे दंगल में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कि कुछ भी हो जाए, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी। बीजेपी बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के शहजादे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। और बटेंगे तो कटेंगे। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है। एक तरफ जात है, दूसरी तरफ धर्म। बस किसी तरह वोटर मेहरबान हो जाए। मुद्दों का क्या? नेताओं ने तो जात धर्म के मुद्दे ऐसे सेट किए हैं मानो महाराष्ट्र में न गरीबी है, न बदहाली है, न बेरोजगारी है, न किसान खुदकुशी कर रहे हैं। लगता है बस दो फॉर्मूले पर चुनावी नैया पार लग जाएगी। एक फॉर्मूला है जाति गिनती का, दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जाति के नाम पर वोटर्स को बांट रहे हैं, मगर मुंबई बीजेपी की अलग ही फाइट है। बीजेपी की माने तो विपक्ष के 11 दल सिर्फ एक वजह से महायुति के खिलाफ एकजुट हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण करना है। बीजेपी एमवीए का नया नामकरण करती है और एमवीए के लिए नया हैशटैग लिखती है, औरंगजेब फैन क्लब यानी AFC। बीजेपी के हिसाब से ये बांटने नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति है, मगर देश या वोट ये कोई नहीं बताता। ये जरूर बताता है कि अघाड़ी वालों की सियासत से खतरा सिर्फ जाति के टूटने का नहीं, आरक्षण लुटने का भी है। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण खत्म होने का डर इसलिए बीजेपी की मजबूरी है क्योंकि मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी का भी है। 50% से अधिक ओबीसी वोट कब्जा करने वाली बीजेपी अब दलितों, आदिवासियों को आरक्षण का डर दिखा रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 11% दलितों और 20% आदिवासियों का रुझान महायुति के प्रति घट गया था। बीजेपी को लगता है कि इंडिया गठबंधन ने संविधान, आरक्षण और जाति गिनती का जो दांव चला था, उस नुकसान की भरपाई सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे से ही हो सकती है। पहला काम जाति जनगणना। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर उसी फॉर्मूले पर टिके रहना चाहती है जिससे लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी मिली थी, और तब पता चला था कि 45% सवर्णों के बीच महायुति की पैठ है तो 48% मुस्लिम के बीच अघाड़ी का दखल, 18% मराठा ताकत महायुति के साथ है तो 30% आदिवासी ताकत अघाड़ी के साथ। आदिवासी और दलित वोट को देखकर ही अघाड़ी ने महाराष्ट्र की चुनावी गारंटियों में जाति गणना करने और आरक्षण की सीमा 50% के पार बढ़ाने का वादा महाराष्ट्र में किया है।
हालांकि लोकसभा नतीजों के बाद से अब तक महाराष्ट्र में महायुति के लिए अच्छी खबर ये आई है कि लोकसभा नतीजों के बाद महायुति को अगली जाति के 20% लोग पसंद कर रहे थे, जो विधानसभा से पहले अक्टूबर के अनुमानों में 45% पहुंचते दिख रहे हैं। इसी तरह लोकसभा में महायुति को मराठा और कुणबी मिलाकर 7% वोटर पसंद कर रहे थे, जो अब बढ़कर 18% होता दिख रहा है। इसी तरह लोकसभा में 11% ओबीसी की पसंद ही महायुति था, अब 16% तक दिख रहा है। फिर भी महायुति को महाराष्ट्र में जाति वाला फैक्टर डरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार 2 दलों के 4 टुकड़े चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें वोट ट्रांसफर का ज्यादा फायदा अघाड़ी को मिलता दिखता है। और ये विनिंग फैक्टर इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उम्मीदवारों के बीच हार जीत का औसत अंतर बड़ा होता जा रहा है। 2009 में ये औसत अंतर 11.8% वोट शेयर का था, जो 2014 में बढ़कर 12.5% वोट शेयर तक पहुंचा। और 2019 में तो हार जीत के बीच 15.3% के वोट शेयर का फर्क आ गया। ऐसे में गठबंधन के दलों में वोट ट्रांसफर बड़ा फैक्टर है और लोकसभा के दौरान अघाड़ी के दलों में वोट ट्रांसफर का औसत 79% था, तो महायुति में 64% ही वोट के तौर पर कांग्रेस एनसीपी के 72% मुस्लिम वोट उद्धव की शक्ति पर ठीक ठाक हो रहा है और बीजेपी महायुति में शिवसेना और एनसीपी के जिन आधे टुकड़ों के साथ लड़ रही है, उनका होना महायुति के लिए चिंता का सबब हो सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी का जोर बटेंगे तो कटेंगे से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पर पड़ रहा है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो इस पर हमारी आज ये महाबहस होगी, महादंगल। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चरणजीत सिंह सप्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के, उसके साथ सैयद जफर इस्लाम नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में है। अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और कमेंटेटर, इलेक्शन एनालिस्ट और रिसर्चर भी है, ये भी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सैयद जफर इस्लाम सर से। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोलापुर में हूं और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दिया हुआ है। मैं एक है तो सेफ है की जो एडवर्टाइजमेंट्स बीजेपी ने जारी की है उसे मैं एक नजर में देख रहा था और उस एक जो लिखा हुआ है उस पर कई सारी पगड़ियां जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग जातियों की पगड़ियां यहाँ पर लिखी गई है। मैं सोच रहा था कि एक है तो सेफ है यानी सभी, सबका साथ सबका विकास की बात होगी। यहाँ पर मुस्लिम या क्रिश्चियन या उस तरीके की कोई पगड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जफर इस्लाम साहब। तो सिर्फ आप चाहते हैं कि हिंदू एक साथ हो और जातिगत समीकरण को काटकर आपको एक बार फिर सत्ता का मौका मिले, इसीलिए एक है तो सेफ है, जाति जनगणना और ये सारी चीज काटने के लिए। साहिल जी, आप भी मुंबई में रहते हैं और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में ज्यादातर आप रहते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस की राजनीति क्या रहती है। कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाती है जब तक के वो इस जो अपने अटेम्प्ट जो करती है कि समाज को विभाजित करने का, उसमें कामयाब होती है तो ही सत्ता में आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती है। तो ये तो कांग्रेस का अप्रोच रहा है, आज से नहीं, आजाद भारत में बराबर से ही अप्रोच रहा है कि समाज को कहीं ना कहीं तोड़ दो और सत्ता में काबिज रहो। उन्होंने बहुत सालों तक ऐसा किया, कामयाब भी रहे, लेकिन अब समाज समझ चुका है कि अगर उनको उनका उत्थान चाहिए, समाज के हर वर्गों का उत्थान चाहिए, समाज में ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा सरकार की सहायता की जरूरत है, उनको अगर उस तरह की सहायता मिलनी है तो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जात पात से हटकर हर वर्गों के लिए काम करे, और उस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। इसीलिए हम बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि भाई हम तो एक साथ रहना चाहते, सबका साथ सबका विकास। समाज को तोड़ने का काम कौन करता है? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सुना रहे थे, उन्होंने बार कहा कि एक दूसरे कम्युनिटी के, समाज के अलग अलग वर्गों में लड़ाई कराना चाहती है कांग्रेस, ताकि उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा कांग्रेस को होगा कि उनको कुछ। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जफर इस्लाम साहब, ऐसा क्या हो गया? कोई उदाहरण आप दीजिए। देखिए अप्रैल और मई में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, पिछले 4-5 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से आपको लगता है कि ये जाति में या समाज में अनबन पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ऐसी कौन सी स्थिति हुई? आपकी तो सरकार थी, गृह मंत्री से लेकर आप ही सरकार यहाँ पर चला रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज हुई है कि यह नारा देने की जरूरत आ पड़ी है? साहिल भाई, आप भी
जमीनी हकीकत समझ रहे हैं कि जब आज जो एक पार्टी का मुखिया, कहने को तो मुखिया खड़गे जी हैं, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप भी समझते हैं, जिनको बाहर खड़ा किया जा सकता है वो मुखिया नहीं हो सकते, वो दुखिया है, वो रिमोट से चलते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें मेरा कोई कहना देना नहीं। लेकिन उनके मुख्य जो लाडले हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो हर बार, और उनके बाकी लोग भी इस बात को समाज में कैसे समाज को उत्तेजित किया जाए उसके काम कर रहे हैं। जाहिर है समाज को तोड़ना चाहते हैं, और उनका अपील क्या होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जगह अलग अलग बंट जाओ और ओबीसी को बांट दो, अलग अलग वर्गों में, जाति में बांट दो, और इससे फिर फायदा क्या है, उनको शायद उसका फायदा मिलेगा ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब समाज समझ चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आगाह कर रहा हूं, आपको जगाने आया हूं, ताकि आप इस बात को समझिए कि इसमें इनका सिर्फ फायदा पर्सनल, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। आपका फायदा तो है जैसे हम वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, अगर जैसे लाडली बहन मुझे चला रहे हैं तो उसमें बताइए। जफर इस्लाम जी, मुझे चरणजीत सिंह सप्रा जी के पास भी जाना है, लेकिन आज जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके वजह से आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको डर लग रहा है? नहीं, ये डर क्यों बताया जा रहा है कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा? आपने आज बीजेपी की तरफ से प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस सुना, आज आपने तो देखा ही होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा था, आपने तो सुना ही होगा कितनी बार इस बात का चर्चा यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है, पूरे समाज के हर वर्ग में, खासकर दलित समाज में हो रहा है, पिछड़े समाज में हो रहा है कि भाई ये नाना पटोले और जो राहुल गांधी जी की बात में जो लोगों ने कहा है और सार्वजनिक तौर से कहा है, और राहुल गांधी जी ने तो देश में के बाहर जाके भी इस बात को दोहराया है, वो चाहते ही नहीं कि किसी तरह भी समाज के कमजोर वर्ग का रिजर्वेशन रहे, इसलिए उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। और ये जो हमारे SC/ST समाज है, ओबीसी समाज, तो जाति जनगणना की मांग क्यों कर रही है कांग्रेस? चरणजीत सिंह सप्रा जी कह रहे हैं कि भाई आप आरक्षण खत्म करेंगे, एक तरफ आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब दीजिए, का पुलंदा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि बोलिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नारा लगाया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उनका एक SOS कॉल है, यानी प्राण संकट में है, ये उनको पता चल गया। उनको पता चल गया कि अब ये चुनाव जीत नहीं सकते महाराष्ट्र राज्य का, और झारखंड का भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए इस तरह का इन्होंने नारा लगाया है। ये महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, ये ध्रुवीकरण करना चाहते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आके एकता का संदेश दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि रामजादे हरामजादे किसने कहा था, शमशान कब्रिस्तान किसने कहा था, दिवाली, रमजान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस तुम्हारी छीन के ले जाएंगे, मुजरा होगा, ये तमाम सारी चीजें, ये विभाजनकारी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। भाई आप तो विभाजनकारी राजनीति के क्या कहते हैं, जन्म देने वाले लोग हो, और आज आप ये बात कर रहे हो। लोगों को मिसगाइड मत करिए, ये महाराष्ट्र की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों की भूमि है। आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आप लोकसभा में इसीलिए फेल हुए, आप ध्रुवीकरण करने गए, आप यहां पर फेल हुए। क्यों? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आपको जान लेना जरूरी है कि उनकी सेना के अंदर 60,000 सैनिक जो थे वो मुसलमान थे, और 13 जो उनके कमांडर थे वो भी मुसलमान थे। मैं उनका नाम भी पढ़ के आपको बता देता हूं, सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी इब्राहिम खान बेग, ये तमाम सारे इतिहास में नहीं जाते हैं ना। हाँ सप्रा जी इतिहास में नहीं जाते हैं ना। अभी की बात जाना पड़ेगा, जातिगत जनगणना इतिहास कैसे नहीं जाएंगे? आपको भी पता है भाई, आपको भी पता है सप्रा जी, आपको भी पता है कि जातिगत जनगणना के बावजूद भी आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। बिहार में करके कोशिश करके देख ली, महाराष्ट्र में आप किस बिना पर उसको वादा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व को साथ में लेकर हिंदू के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करिए, आप उसको छेदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके वजह से यह बात हो रही है?
आखिरकार जातिगत जनगणना का क्या मतलब निकलता है? पहली बात देखिए साहिल जी, पहली बात तो यह है, ये सरकार इतना डरती है और जब जब डरती है ये ध्रुवीकरण को आगे करती है। ये सरकार डरती है, डरती सरकार ने सेंसस ही नहीं कराया। हम तो जातिगत जनगणना कह रहे हैं, जनगणना ही नहीं करा रहे हैं। और हमारी ये जातिगत जनगणना की डिमांड जो है ये मात्र महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। लोकसभा में भी हमारी ये मांग थी। ये भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों है ये बता दे। ये खुलेआम कह देना कि हम जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते। ये गोल गोल घूम के क्यों कह रहे हैं? फिर इनके जो अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो टीडीपी है या जेडीयू है या फिर ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, चिराग पासवान है या अजीत पवार है, ये तो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे तो आपस में बटे हुए। अजीत पवार ने परसों 2 दिन में 2 बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। दिल्ली से नेता आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अरे महायुति खुद ही बटी हुई है, तो बटोगे तो कटोगे, ये आप पे लागू होता है। महाराष्ट्र की जनता आपके इन नारों में नहीं आने वाली, इनके जुमलों में नहीं आने वाली है। और महाराष्ट्र की जनता है ये सर्वधर्म समभाव को मानती है और अपने हिसाब से वोट करेगी। जवाब ठीक दे है, दो क्या? आशुतोष हमारे साथ में है, संदीप रागी भी हमारे साथ में है, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे पास, हमें उन्हीं के पास भी जा रहा है। लेकिन आशुतोष, सबसे पहले एक इनिशियल कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि ये हमेशा आपने कई बार देखा है कि मंडल को काउंटर करना है तो कमंडल आता है, या कमंडल को काउंटर करना है तो मंडल आता है। क्या महाराष्ट्र में भी यही खेल हमको देखने को मिल रहा है? जो एडीएम के जो समीकरण था, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुंबी, जिसके वजह से बीजेपी और महायुति को हार का सामना करना पड़ा, अब उसके खिलाफ एक है तो सेफ है, एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा अलग भाषा में वही देने की कोशिश चल रही है। वही खेल जो 90 के दशक में हमने देखा था, वही खेल हमको आज भी यहां पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष नहीं साहिल, आप तो जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, दरअसल इससे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व क्या हो सकता है? जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, ये तो खुलेआम दरअसल कम्युनल पॉलिटिक्स है। खुलेआम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। अब मैं तो इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हूं कि जफर इस्लाम साहब यहाँ पे आकर डिफेंड कर रहे हैं। ये किसके खिलाफ कौन काटेगा, किसके खिलाफ सबको एक होना है, ये सबको मालूम है। जफर साहब को शायद नहीं मालूम है। तो जफर साहब को अगर नहीं मालूम है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अदरवाइज आप हिंदुओं को किससे खतरा है, किससे खतरा, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। हिंदुओं को इसलिए खतरा है क्योंकि इस्लाम से खतरा है, जफर इस्लाम से उसको खतरा है, जफर इस्लाम के खिलाफ सबको एकजुट होना है। ये बात जफर इस्लाम भी समझते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको डिफेंड करने के लिए भेजा गया, इसलिए डिफेंड कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब से राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया है कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा होनी चाहिए, आरक्षण की सीमा जो 50% उसको खत्म करिए। अब उस आरक्षण को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? इसलिए क्योंकि आज आप हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी तंत्र देख लीजिए, हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के थानेदारों की लिस्ट देख लीजिए। जो क्या दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां प्रतिनिधित्व मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो जब सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स इस सवाल को खड़ा करती है, तो हिंदुस्तान का वर्चस्ववादी जो जाति है वो सामने आ जाती है और कहती है आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति करके हजारों साल तक पिछड़ों और दलितों को इंसान से कमतर माना, जब वो अपने हक की बात करेंगे, जब वो पूछेंगे कि भाई हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, वाइस चांसलर की लिस्ट में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, तब उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आप जातिवाद करते हैं। ये एक तरीके का जो पॉलिटिक्स है, ये दरअसल वो तबका आज अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। इसलिए बड़ी तेजी से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे। ये भैया किस आपने बांट के रखा है? जफर इस्लाम जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, कब से दे दीजिए। हिस्सों में किसने बांटा? देखिए, जब आप हरियाणा इनकी मानसिकता, तो जाटों के खिलाफ किसको लामबंद करते हैं? जाटों के खिलाफ। यूपी में यादवों के खिलाफ अभी हो गया। झारखंड में आशुतोष जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी आपकी बात हो गई। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आशुतोष जी की मानसिकता ही ऐसी है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को वो पूरे टीवी में बैठ के हर दिन फैलाते रहते हैं। हकीकत है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम और इसके बारे में आप कह रहे हैं, हमने तो बराबर कहा सेफ है
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं जिसमें समाज को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, उस नीतियों को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप सेफ रहेंगे। मतलब आप एक साथ जैसे है वैसे रहेंगे। लेकिन आप कौन सी पार्टी जो है समाज को बिखेरना चाहती है, कौन सी पार्टी जो समाज को तोड़ना चाहती है, और किस पार्टी ने समाज को तोड़ के जब से भारत आजाद हुआ तब से रखा है? वो कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे रिप्रेजेंटेशन इस संस्था में नहीं, उस संस्था में, अरे भाई हमारी सरकार तो 2014 से है, उससे पहले तो उनकी सरकार थी। क्यों नहीं किया वो सब चीज जो आप यहाँ गिना रहे हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी को करना था ना, उनकी सालों साल से सरकार रही। इसका जवाब आज बना है जो नहीं, इसका जवाब सप्रा जी से लेना है। आज कोई बना है? ये सब पुराने इसका जवाब सप्रा जी से मुझे लेना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है, वो एम्प्लॉयमेंट के बाद आज उस पद पे है। अगर आज आप उस नहीं, लेकिन उनको देते तो शायद वो नहीं आते यहाँ पर। लेकिन आपने दिया है और आप ठेकरा दूसरे में फोड़ रहे हैं। ठीक है जफर इस्लाम जी, इसका जवाब हमको चरणजीत सिंह सप्रा से लेना है कि 14 के पहले ये सब यादें आपको क्यों नहीं आ रही थी कि चीफ सेक्रेटरी दलित समाज से क्यों नहीं है? उनका जवाब हम चरणजीत सिंह सप्रा से लेंगे। लेकिन नहीं आपसे लेंगे। लेकिन मेरे साथ संगीत रागी जी भी है, उनसे मुझे पूछना है कि ये क्या 2014 में बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, पूरा बहुमत उनको नहीं मिल पाया। 1995 में बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, बाला साहब ठाकरे ने पूरा हिंदुत्व का नारा दिया था, फिर भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ पाया। आज एक बार फिर उसी नारे की, उसी तरीके के नारों की जरूरत बीजेपी और शिवसेना को या महायुति को, जिसमें अजित पवार एग्री भी नहीं करते, उसकी जरूरत क्यों लग रही है आपको? बता दूं कि जो पार्टी देश विभाजन प्रोफेसर रागी जी, मसौदे पर हस्ताक्षर की है, जिस पार्टी ने साहिल जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया और जिस पार्टी ने देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी पार्टी कहती है। ये बड़े हैरत अंगेज करने वाली बात है। दूसरी बात, ये धर्म बनाम जाति नहीं है, ये धर्म बनाम धर्म है। एक कट्टर इस्लाम को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल हिंदुत्व का खड़ा होना जरूरी है। इस देश ने देखा है कि इस देश का मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है, वो एक कट्टर वोट सोच है। नहीं आशुतोष, मैंने आपको ध्यान से सुना है। मैं जानता हूं कि आप राहुल गांधी के बहुत बड़े चमचों की कैटेगरी है में से हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत बड़े घटिया चमचे के रूप में आप हैं। हुसैन को समझनी है रागी जी, पार्टी की वकालत भाई मुझे बोल, ये इस तरीके की भाषा नहीं है। आप मुद्दों पर बात करिए, आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए नहीं रागी जी, आप बोल लीजिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं, आप दूसरे पर तंज क्यों कस रहे हैं? आपकी बात रख रही है ना, आप आपकी बात रख रही है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बताइए। नहीं ये गलत, ये देखिए मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन आशुतोष जो राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस से भी ज्यादा, पत्रकार से ज्यादा ये प्रवक्ता ही है कांग्रेस की पार्टी के हैं, और रोज आकर के चैनल पर राजनीतिक विशेषज्ञ लिखते हैं। मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, आरएसएस का समर्थक है। तुम झूठ बोलते हो, तुम कहो ना कि तुम कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। यदि तुम में हैसियत है और इतना जज्बा है तो कहो कि तुम कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर खड़े होते हो। नहीं बोल सकते हो क्योंकि कायर और बुजदिल है। अरे रागी जी, मैंने आपकी पहचान भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर की है ना, आप क्यों उस पर कह रहे हैं भाई? आपकी नहीं, सुन लीजिए, मैं तो कहता हूं कि मैं समर्थन करता हूं, हिंदुत्व के समर्थन में मैं खड़ा होता हूं। मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है। मैं राजनीतिक विश्लेषक आप राइट विंग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप बढ़िए आगे बढ़िए। अगली बात, जब मैं कहता हूं कि इस देश में एक पॉलिटिकल इस्लाम, एक कट्टर इस्लाम खड़ा हुआ है, कटसी राहुल गांधी और गांधी परिवार। उस कट्टर इस्लाम को यदि काउंटर करना है तो हिंदुत्व को खड़ा करना ही पड़ेगा। हमने 2024 के चुनाव में देखा है कि किस प्रकार ने सारे जातियों को भूल करके, सारे अपने मतांतरों को भूल करके कैसे इस्लाम एकजुट होकर के खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी को खिलाफ वोट किया। और राहुल गांधी को यही विदेशी एजेंटों ने कहा भी था कि हिंदुत्व को तोड़ो, जातियों में हिंदुत्व को तो। एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए, इसके बाद आप काउंटर सवाल कर लीजिएगा। हिंदुत्व को तोड़ो और जातियों में विभाजित करो और इस्लाम को इकट्ठा खड़ा करो। इसका काउंटर एक ही हो सकता है। दूसरी एक और बात, जब प्रोफेसर की बात की जाती है, वाइस चांसलर की बात की जाती है,
तो राहुल गांधी अपने पिता के गाल पर तमाचा मारते हैं, श्रीमती गांधी के गाल पर तमाचा मारते हैं, जवाहरलाल नेहरू के गाल पर तमाचा मारते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है वो जातीय विभाजन के खिलाफ खड़े थे। राहुल गांधी कहे ना कि मेरे बाप झूठा थे, हमारी दादी झूठी थी, हमारे नाना झूठे थे, बोले तो राहुल गांधी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी। अरे रागी जी, आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र की लोक संख्या में, महाराष्ट्र की लोक संख्या में रागी जी, महाराष्ट्र की लोक संख्या में आप जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं वो मुसलमान 12% के ऊपर तो है नहीं। ऐसे 8 से 10 जिले होंगे जहां पर 20% तक भी उनकी आबादी नहीं है। तो किस खतरे की बात करें, कोई समझाए तो सही कम से कम किस खतरे की बात हो रही है। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस बोल रही है कि जाति समीकरण को हमको लाना है, 50% की मियाद कैसे लादेंगे उसकी बात वो नहीं कह पा रहे हैं। मैं इनका उत्तर बोल दीजिए, बोलिए, ये संगीत आप बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मुझे अमिताभ तिवारी जी के पास भी जाना है। पहली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो ये कहा कि 16 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर हम मेजोरिटी में है, हमारा दबदबा है, हम वहां पर खड़े होंगे। साहिल जी, मेरी बारी है बोलने की। ये देखिए दबदबा। अच्छा, सप्रा जी की बात सुन लेते हैं, सप्रा जी बोलिए, पहले कांग्रेस सप्रा जी, संगीत रागी बात जी सुन लेते हैं। संगीत रागी जी आपका, अरे आपका संगीत रागी जी आपका संगीत, हाँ, अरे संगीत रागी आपका संगीत थोड़ा बंद करिए ना, आपका संगीत बंद करिए। देखिए कट्टर इस्लाम या जो भी है ये सर्टिफिकेट संगीत बोलिए, सप्रा जी बोलिए, संगीत रागी एक्सपोज हो चुके हैं कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और वही मैं समझाना चाहता था, जो ये संगीत रागी जैसे लोग हैं ये मिसगाइडेड मिसाइल है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मिसाइल है, इनके पास में कारतूस है, चला हुआ कारतूस है। ये चला हुआ कारतूस हर जगह नहीं चलेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, और काठ की हांडी महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। ये महाराष्ट्र वो भूमि है, महाराष्ट्र वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिस भूमि पर कल्याण के सूबेदार की बहू भी अगर शिवाजी के पास आ गई थी तो उसे इज्जत से कल्याण के सूबेदार की बहू को भेजा गया था। ये अनाप शराब बातें अफजल खान के साथ खड़ी होती है, औलाद आप है, और आप शिवाजी की बात की औलाद आप है, अरे अफजल खान के लोगों से घिरे हुए आप है, इसीलिए इस तरह की विचारधारा आपकी है। ये भूल जाइए, हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। आपने सुनी नहीं मेरी बात। अरे महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में आपको उखाड़ के फेंक दिया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि आप जातिवाद करना चाहते थे, आप महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी का ये सेल्फ गोल होगा, योगी आदित्यनाथ का ये सेल्फ गोल होगा। चलिए, हो गया, सप्रा जी, रागी जी, हो गया, सप्रा जी, शांत, फेडर डाउन करिए जरा प्लीज। चलिए जरा फेडर डाउन करिए, क्योंकि क्या है ना, इसकी जड़ क्या है उसमें जाना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी इस तरीके के भाषण होने लगते हैं ना रैलीज में, फिर कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, कोई भी बड़ा नेता इस तरीके के भाषण देता है ना, तो उसके पहले हुए चुनाव में किस तरीके से वोटिंग हुआ है वो देखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, अरिथमेटिक जिसे हम कहते हैं। केमिस्ट्री की बात तो होती रहेगी, आंकड़े आपको बताते हैं। अमिताभ तिवारी ने हाल ही में उस पर आर्टिकल भी लिखा है, उनके पास जाना है मुझे। देखिए क्या हुआ है ना, दरअसल अगर हम महाराष्ट्र के जाति समीकरण देखें तो अगड़ी जातियों में जो एनडीए के समर्थक माने जाते हैं, पिछले चुनाव में 29% से उनका वोट कम हुआ है एनडीए के पक्ष में, जबकि 29% से वोट बढ़ा है इंडिया आघाड़ी के पक्ष में। जो मराठा और कुणबी है, उसमें कुणबी कुछ ओबीसी में भी चले जाते हैं, तो मराठा तो सबसे बड़ी जाति मानी जाती है महाराष्ट्र में। उसकी अगर हम देखें तो एनडीए के पास 46% वोट नजर आते हैं 2019 के चुनाव के मुकाबले, 11% की कमी हुई है उसमें। दूसरी तरफ एनडीए को, इंडिया अलायंस को 39% वोट यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। ओबीसी बीजेपी का एक क्या कहते हैं कि उनका बैस्टियन माना जाता था, उनके समर्थक माने जाते थे। ओबीसी में भी अगर हम देखें तो 31% से एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वोट घटा है बीजेपी का। 50% अभी भी वहां पर वो आगे है। 39% वोट हमें दिखाई देता है कि आज की स्थिति में इंडिया अलायंस के साथ है, 2019 के बाद जो बदला है। दलित समाज 46% से 30% से बढ़ोतरी और इंडिया अलायंस के साथ में, वहीं सिर्फ 35% जो हमें दिखाई देता है एनडीए के साथ में। और आदिवासी समाज 55% आज की स्थिति में
इंडिया अलायंस के साथ में सीएसडीएस का ये सर्वे मैं आपको सामने रख रहा हूं। मुस्लिम समाज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल एक है तो सेफ है की बात चल रही है, तो मुस्लिम समाज की बात तो हम उसके साथ करेंगे, लेकिन प्रिडोमिनेंटली हम देख सकते हैं कि वो भी इंडिया अलायंस के साथ में है। क्या यही जड़ है अमिताभ तिवारी आज की स्थिति में जो बड़ी बड़ी रैलियों में नारे दिए जा रहे हैं, जाति समीकरण का, जाति जनगणना का, एक है तो सेफ है का, बटेंगे तो कटेंगे का, क्या यही कारण है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो बदलाव हुआ है जाति समीकरणों में, उसके वजह से ये नारे दिए जा रहे हैं अमिताभ तिवारी? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण ये तो जरूर है कि 2024 में एक अप्रत्याशित जो सेटबैक एनडीए को मिला, उसमें हम देख रहे हैं कि सारी जातियों में लगभग उनके सपोर्ट में कमी आई, खास करके ओबीसी और दलित आदिवासी समाज में, जबकि पूरे भारत में आदिवासी समाज में बीजेपी का वोट बढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोनों ही गठबंधनों की अगर बात करें तो आप भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, एक ओवर आर्चिंग थीम इस स्टेट इलेक्शन में है ही नहीं, कोई सेंट्रलाइज थीम नहीं है, उसकी कमी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी कोशिश है कि एक सेंट्रलाइज थीम हो जाए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व, डेवलपमेंट एटसेट्रा। वहीं पर महाविकास अघाड़ी की भी कोशिश है कि सिर्फ बिट्रेयल फैक्टर से काम बनेगा नहीं, बिट्रेयल फैक्टर तो 2024 में काम कर गया। अब जो है कोई ना कोई एक हमारे पास एक मजबूत मुद्दा होना चाहिए जिससे वोटर आकर्षित हो और वोट और सपोर्ट बेस कंसोलिडेट हो। तो उन्होंने ये कास्ट सेंसस का मुद्दा रखा, जिसकी वजह से कुछ सफलता यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हमको देखने को मिली। अब महाराष्ट्र जो है वहां पे अर्बन आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे आप कह रहे हैं 45% तो अर्बन पॉपुलेशन है, और बीजेपी का जो वोट ब्लॉक है नेशनली 2/3 कोर वोट ब्लॉक है हिंदुत्व का, और 1/3 फ्लोटिंग मॉडरेट हिंदुत्व, नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर आप उसको कह सकते हैं बीजेपी का, जो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस को वोट करता है। तो और ये दोनों वोट ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे की बात करेंगे तो आपका ये 2/3 वोटर कंसोलिडेट होता है, मोटिवेट होता है, चार्ज होता है हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन ये 1/3 वोटर आपसे कहीं ना कहीं छिटकने लगता है। अगर आप एक है तो सेफ है की बात करते हैं तो ये 1/3 वोटर भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है, अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप ये मॉडरेट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसी तरफ पे दूसरी तरफ क्या है तिवारी जी, एक मिनट अमिताभ तिवारी जी, मुझे नहीं, एक सेकंड मुझे इसी पर सवाल पूछना है। ये तो लोकसभा में भी करके देख लिया ना, ये कोई नई बात थोड़ी है, लोकसभा में भी करके देख लिया। वो 1/3 वोटर एक साथ जाने की वजह से तो वोट जिहाद का नारा देना पड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा हो गया है कि जिसके वजह से इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है? और जब आप कहते हैं ना कि एक ओवर रीचिंग थीम किसी के पास नहीं है, इसके लिए कोई थीम बनाने की कोशिश चल रही है, जब भी एक थीम देंगे तो 3 पार्टी के अलायंस में एक पार्टनर ऐसा होगा जो बोलेगा कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है थीम, तो ये थीम सिर्फ आपकी पार्टी की रह जाएगी, गठबंधन की नहीं रहती है। तो ये भी तो लोगों तक पहुंच रहा है, उसका असर नहीं होगा आपको लगता है? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, तो दोनों ही साइड में कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे अग्रेसिव, तो सामने से अजित पवार, क्योंकि अपने आप को इस गठबंधन का सेकुलर चैंपियन बताते हैं, उनके तरफ से पुशबैक आएगा। अगर आप अग्रेसिव हिंदुत्व शिवसेना वहां बात करेगी उस तरफ, तो एनसीपी कांग्रेस की तरफ से पुशबैक आ सकता है। तो ये एक डिलेमा तो दोनों पार्टीज के पास है, दोनों ही गठबंधनों के पास है। और क्योंकि सीट बाय सीट चुनाव है, काफी लोकल माइक्रो चुनाव है, कोई भी गठबंधन सिर्फ एमएलएज या कैंडिडेट्स पर यह चुनाव तो नहीं छोड़ सकता, और कहीं ना कहीं लीडरशिप फैक्टर पर भी वोटिंग होती है। हालांकि वो कम हुई है लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र में काफी हद तक लोकलाइज हो गया था, जहां 17% पीएम फेस पे वोटिंग की बजाय सिर्फ 10% फेस के वोटिंग पे हुआ। तो लेकिन 10% तो हुआ, तो कुछ ना कुछ लीडरशिप फैक्टर दोनों ही ग्रुप्स, जहां पर एमवीए भी राहुल गांधी कास्ट सेंसस 50% रिजर्वेशन कैप को हटाने की बात करके कोशिश कर रही है कि इकट्ठा हो, वहीं पर सॉफ्ट हिंदुत्व प्लस अग्रेसिव हिंदुत्व, दोनों ही मैसेज एंड मैसेंजर देखिए दोनों ही अलग अलग हैं। हार्डकोर हिंदुत्व की बात योगी जी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस भी है। देखिए, मराठा वर्सेस ओबीसी पोलराइजेशन भी बढ़ा ही है, तो मराठा वर्सेस ओबीसी पोलराइजेशन बढ़ा है, और कहीं ना कहीं धंगर वर्सेस इसका भी है, कहीं ना कहीं माहर वर्सेस मतंग भी है। तो समाजों में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इन सबको एक साथ लाना इतना आसान नहीं है। पार्टी दोनों ही तरफ इसका प्रयास कर रही है। नहीं, आसान तो है नहीं।
इसीलिए महाराष्ट्र का जो चुनाव है ना, उसको प्रेडिक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट इसीलिए हो रहा है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, अपने पुराने अस्त्र निकालने की कोशिश कर रही है। आखिर में 20-20 सेकंड में दोनों पार्टियों से जवाब चाहूंगा। सैयद जफर इस्लाम जी, यही कैंपेन चलता रहेगा आपका? 20 सेकंड में जवाब, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा, नो क्रॉस टॉकिंग। देखिए, मैं क्विकली 10-20 सेकंड में। देखिए, हमारे पार्टी और हमारे जो महायुति के पार्टनर्स है, उन सब की सोच एक है कि हमें प्रदेश को आगे ले जाना है, प्रदेश हित में काम करना है, जनहित में काम करना, देशवासियों के लिए काम करना, प्रदेशवासियों के लिए काम करना, और सबके लिए ऐसी सरकार रहती है सबके लिए काम करे। लेकिन सप्रा जी, देखिए साहिल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो विभाजनकारी राजनीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के अंदर ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, महायुति को अपने काम गिनाने पड़ेंगे। इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सभी को अपने काम गिनाने पड़ेंगे। और महाराष्ट्र की जनता इस वक्त इस बात को देख रही है। सभी हमारे जो गेस्ट है उनका शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत ही ओवर रीचिंग इस तरीके से ये डिबेट रहा है। बहुत ही शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इससे निकलकर सामने आती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बंटवारे की राजनीति होगी, जाति की राजनीति होगी, या डेवलपमेंट की राजनीति होगी। सबसे प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है महाराष्ट्र, लेकिन आज की स्थिति में दोबारा पुराने अस्त्र निकालकर क्या दोनों दल या दोनों गठबंधन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में यही मुद्दे क्या भारी रहेंगे, इस पर हमारी दंगल इसी तरीके से चलती रहेंगी। फिलहाल मेरे साथ महादंगल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।